बच्चों स्वागत है आपका नवोदय प्रवेश परीक्षा के इस वीडियो में। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं गणित के चौथे अध्याय के बारे में, जो कि है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। ठीक है, इस अध्याय में हम गुणनखंड और गुणज के बारे में पढ़ेंगे कि उनके गुण कौन कौन से होते हैं और गुणनखंड गुणज होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप ये ज़रूर सुनिश्चित कर लीजिए कि आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। हर चैप्टर के जितने भी चैप्टर्स अभी तक पढ़ा दिए गए हैं, सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिस जो है करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये जो बुक है, इस बुक में ढेर सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको क्वेश्चंस की कमी नहीं है ना। तो आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका जो है सिलेक्शन उतना ही पक्का होगा। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप चैट के माध्यम से। और आगे चलते हैं, देखते हैं गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है? किसी संख्या को पूर्णतया विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती है। ठीक है, एक उदाहरण की मदद से देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कि कौन सी संख्या है जो विभाजित कर रही है और उसको गुणनखंड हम बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हम एक उदाहरण लेते हैं 12। एक संख्या है 12, जिसको जो है हम कई तरह से लिख सकते हैं। 12 को जो है कई तरह से लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 1 गुणे 12। ठीक है, 1 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? 2 गुणे 6, है ना, 2 गुणे 6 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 4। ठीक है, और फिर उसके बाद में 4 गुणे 3, 6 गुणे 2 और 12 गुणे 1, ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 6 12 ये संख्याएं जो मिल रही हैं, ये सभी 12 को विभाजित करती हैं। अगर 1 से 12 में भाग देंगे तो 12 आएगा, है ना। यानी मतलब 1 से 12 कट जाता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। ठीक है, 2 से भी 12 विभाजित हो जाता है, 3 से भी 12 विभाजित हो जाता है, 4 आता है ना। 4 से भाग करेंगे 12 में तो 3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 6 से भाग करेंगे 2 आएगा और 12 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 2 3 4 6 और 12 जो है वो 12 का गुणनखंड होगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये संख्याएं हैं 1 2 3 4 6 और 12, वो जो है 12 का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये होता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी ऐसी संख्या जो कि गुणे के रूप में, टुकड़े के रूप में लिखा जा सके। गुणनखंड का मतलब होता है, गुणन का मतलब होता है गुणा और खंड का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 12 जो ये संख्या है, ठीक है, ये 12 को हम गुणे के रूप में टुकड़े टुकड़े करके लिख सकें, ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे कि गुणनखंड है वो 12 का। ठीक है, जैसे 1 और 12 को उसके टुकड़े के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 और 12 उसका गुणनखंड होगा, है ना। और 2 और 6 भी उसका गुणनखंड है, 3 और 4 भी उसका गुणनखंड है। तो कुल मिला के अगर हमको बोला जाए कि 12 के गुणनखंड लिखो, तो हम 12 के गुणनखंड अगर लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे। 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे ही 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? 12 के गुणनखंड हैं। ठीक है, ऐसे ही किसी दूसरी संख्या को लिखना है तो उसका भी लिख सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है एक कि गुणनखंड जो होता है ना, गुणनखंड जो होगा वो उस संख्या से या तो बराबर होगा, देखो यहाँ पर 12 जो है बराबर है, या फिर उस संख्या से छोटा होगा। ठीक है, ये जो है महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि समझना है कि जो गुणनखंड होता है ना, वो या तो उस संख्या के बराबर होगा, है ना, या तो उस संख्या से छोटा होगा। ठीक है, और एक जो है वो सभी संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, एक जो है वो सभी संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, अब इसको समझते हैं। तो मान लो हमारे पास एक संख्या है 12। ठीक है, एक संख्या हमारे पास 12 है, तो 12 के गुणनखंड तो हम पहले से ही जान चुके हैं, लिख चुके हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं 12 के गुणनखंड क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, और 6 है और 12 है। इतनी संख्याएं जो हैं वो 12 के गुणनखंड हैं। इसके बाद में एक और संख्या ले लेते हैं, मान लो 18। ठीक है, एक दूसरी संख्या लेते हैं 18 और इसके भी गुणनखंड पता करते हैं। तो 18 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 18 लिख सकते हैं। ठीक है, और लिख सकते हैं 2 गुणे 9 लिख सकते हैं इसको, है ना। और क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं फिर वही 6 गुणे, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं।
हाँ, तो बस इतने ही हैं इसके, है ना। तो अब जो है इसको अगर 18 के गुणनखंड लिखने हैं हमको, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 18 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो ये सब क्या हो गए, 18 के गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो 12 के गुणनखंड ये हुए, 18 के गुणनखंड ये हुए, ठीक है। तो अब हमें 18 का गुणनखंड अगर लिखना है, तो हम यहाँ पर 18 का गुणनखंड क्या लिखेंगे, 1 है और 2 है ना, 3 है, फिर 6 है, फिर उसके बाद में 9 है, फिर 18 है, ठीक है। अब यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात की जा रही है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा उसको हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो कि दोनों में मिल रहा है, ठीक है। उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा वो दोनों में होता है, ठीक है। जो दोनों में होगा वही उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। यानी मतलब देखो यहाँ पर 1 जो है वो दोनों में मिल रहा है ना। फिर इसी तरह से 2 भी दोनों में मिल रहा है, ठीक। फिर देखो 3 भी दोनों में मिल रहा है ना। 4 देखो दोनों में नहीं मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है, और 6 भी देखो दोनों में मिल रहा है, ठीक। और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 6 जो हैं वो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। उभय मतलब होता है दोनों में, ठीक है। उभय मतलब होता है दोनों में। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब ऐसा गुणनखंड जो कि दोनों में हो, उसको बोलेंगे कि ये जो है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या फिर बोले तो कॉमन फैक्टर, है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि 2 संख्या ही दी जाए, है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हो सकता है तुमको एक संख्या और दे दिया जाए, ठीक है। और अगर एक संख्या और दिया गया रहेगा तो देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रही है, ठीक है। जो तीनों में मिलेगी और वो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। ऐसे ही 4 संख्या में भी अगर बोलेगा तो हम चारों में देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो चारों में मिल रही है हमको, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम उभयनिष्ठ गुणनखंड को पता करते हैं, ठीक है। गुणनखंड का मतलब समझ में आ गया है कि ऐसी संख्या जिसको गुणे के रूप में टुकड़े करके लिखा जा सके। जैसे 12 है तो 12 को 1 और 12 के रूप में लिख सकते हैं, यानी मतलब 1 क्या है उसका गुणनखंड होगा, 12 क्या है उसका वो गुणनखंड होगा। यानी मतलब 1 और 12 से अगर 12 में भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 और 6 से 12 में भाग देंगे तो कट जाएगा। यानी मतलब ये संख्याएं जो गुणनखंड होते हैं वो जिस संख्या का गुणनखंड है उसको भाग भी करते हैं, पूरी तरह से भाग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभी तक आपने जो है संख्याओं के बारे में जो पढ़ा है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, है ना। और इस तरह से जो है अभाज्य संख्या भी होती है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें किसी का पहाड़ा ना जाए, है ना। या तो वो खुद से कटे, खुद का उसमें पहाड़ा जाए, या फिर एक का पहाड़ा पड़ सके और किसी संख्या से वो कटे ना। जैसे कि मतलब उदाहरण के लिए समझ लो कि 5 है, ठीक है। 5 में अगर हम भाग करेंगे किसी संख्या से, है ना, मान लो 1 से भाग करते हैं तो कट जाता है, ठीक है। लेकिन 5 और 1 के अलावा 5 जो है वो या तो 5 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, और बीच वाली किसी भी संख्या से वो नहीं कट सकता है। किसी भी संख्या का भाग उसमें हम नहीं दे सकते, अर्थात कि 5 जो है वो जो है अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो अभाज्य का मतलब तो ये होता है कि वो किसी और संख्या से ना कटे, केवल खुद से कटे और 1 से कटे। अब इसी अभाज्य से मिलकर के बना हुआ है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य से ही मिलकर बना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है कि किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हों तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। जैसे कि अभी हमने बताया कि 12 का गुणनखंड हमने क्या बताया था, 12 का गुणनखंड क्या बताए थे हम, 1 बताए थे, है ना, 2 बताए थे और 3 बताए थे, फिर 4 बताए थे, है ना, फिर उसके बाद में 6 था, फिर उसके बाद में 12 था। इतने जो है अंक थे जिसको जो है जो 12 के गुणनखंड थे। लेकिन अब हमें ये चूज करना है कि इसमें जो है जो संख्याएं दी गई हैं इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखो जो 2 है वो अभाज्य संख्या है ना, और 3 अभाज्य संख्या है, ठीक है, और
4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, है ना, 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 12 भी नहीं, यानी मतलब 2 और 3 जो हैं इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो अगर 2 और 3 के रूप में अगर हमको लिखने को बोला जाए तो 12 को हम 2 और 3 के रूप में ही लिखा जा सकता है, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं देखते हैं, ठीक है। 12 जो है इसको 2 और 3 के रूप में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे? 12 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसको गुणा कराएंगे तो देखो 12 ही मिल रहा है, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, इस तरह से। तो इसको हमें ज्ञात करने के लिए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। उसका तरीका क्या है, इस तरह से 12 लिखेंगे और उसके बाद में हम संख्याओं को तोड़ेंगे। अब इसमें देखेंगे कि 12 में किस अभाज्य संख्या से भाग दे सकते हैं हम। तो 12 में जो है 2 से भाग दिया जा सकता है, 2 से भाग देंगे तो हमको उत्तर 6 मिलेगा, ठीक है। फिर अब 6 को देखते हैं कि इसमें किस संख्या से भाग दिया जा सकता है। तो 2 से जो है 6 में भी भाग दिया जा सकता है, तो इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 में 3 से भाग दिया जा सकता है, अभाज्य संख्या है 3, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 3 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसका अभाज्य गुणनखंड पता कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ध्यान देना है कि ये जिस संख्या से हम यहाँ पर भाग देंगे, काटें, वो संख्या अभाज्य ही होनी चाहिए। कभी हमें 4 से या फिर 6 से नहीं काटना है, ठीक है। इस तरह की संख्याओं से नहीं काटना है जो कि अभाज्य संख्या ना हो, ठीक। गुणज क्या होता है, अब इसके बारे में देखते हैं। गुणज क्या है? किसी संख्या के गुणज या अपवर्त उस संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें किसी संख्या का गुणज पूछा जाता है, ठीक है, किसी भी संख्या का गुणज पूछा जाए, यानी मतलब बोला जाए 5 का गुणज बताओ, ठीक है, 5 का गुणज बताओ, 5 का गुणज क्या होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि 5 को किसी अन्य संख्या से गुणा कर देना है, और वो अन्य संख्या प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे कि वो संख्या जो है, जो मिलने वाली संख्या है, वो 5 का गुणज होगा, ठीक है। कैसे? 5 को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो 5 हो जाता है, ठीक। 5 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो 10 हो जाता है। 5 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो 15 हो जाता है। 5 को 4 से गुणा करते हैं 20 हो जा सकता है ना। इस तरह से हम अनंत गुणज पता कर सकते हैं किसी संख्या के, लेकिन गुणनखंड अनंत नहीं हो सकते हैं। देखो 12 के गुणनखंड जो हम प्राप्त किए केवल यही 2 2 3 ही हैं, ठीक है। अगर हमको गुणज पूछा जाए तो गुणज तो हम अनगिनत गुणज पता कर सकते हैं। इसको हम गुणा करते जाएं, 1 से गुणा किए, 2 से गुणा किए, 3 से गुणा किए, 4 से गुणा किए, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, 7 से करेंगे, इस तरह से करते जाएंगे, है ना, और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि गुणज क्या होता है, गुणा होता है। किसी प्राकृतिक संख्या से अगर हम गुणा करते हैं किसी संख्या में तो उस संख्या का वो गुणज हो जाता है। जैसे 5 का गुणज अगर हमको पता करना है तो 5 को हम 1 से गुणा किए, 5 मिल गया, 5 को 2 से गुणा किए, 10 हो गया, 5 को 3 से गुणा किए, 15 हो गया। इस तरह से हम गुणा कर करके हम अनंत गुणज पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा गुणज, गुणज क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं उभयनिष्ठ अपवर्त, ठीक है। अभी तो उभयनिष्ठ गुणज देखे और अपवर्त मतलब होता है वही चीज़ गुणज, ठीक है। अपवर्त का मतलब है गुणज, ठीक है। इसको और भी लिख लेते हैं, चाहे अपवर्त बोला जाए या फिर इसी को हम गुणज भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब उभयनिष्ठ का मतलब हमने बताया था वही चीज़ कि जो दोनों में हो, है ना। अभी हमने पीछे यहाँ पर देखा क्या देखें कि 5 का गुणज ये है। ऐसे ही किसी दूसरी संख्या का अगर हमको गुणज पता करना है तो उसका भी गुणज पता कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो हमको गुणज चाहिए 10 का गुणज चाहिए, मान लो, ठीक है, 10 का गुणज। तो 10 का गुणज भी ऐसे ही पता कर लेंगे। 10 को 1 से गुणा कराएंगे, 10 को 2 से गुणा कराएंगे, 10 को 3 से गुणा कराएंगे, इस तरह से करके हम लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड में हमने इसको मिला करके देखा था कौन कौन से हो सकते हैं, वैसे हम उसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, है ना, उभयनिष्ठ अपवर्त में, है ना, पहले लिख लेते हैं। जैसे मान लो 5 का अपवर्त है, ये चीज़ें याद रखनी है। अपवर्त मतलब गुणज होता है, ठीक है, अपवर्त मतलब गुणज, ठीक है। 5 का गुणज
या अपवर्त, है ना। 5 का गुणज क्या हो जाएगा? 5 का गुणज अभी बताएं हम, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही 10 का भी गुणज पता कर लेते हैं। 10 का भी गुणज पता करते हैं, क्या होगा? 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब अगर उभयनिष्ठ अपवर्त की बात की जाए तो उभयनिष्ठ अपवर्त या उभयनिष्ठ गुणज भी हमको मिल सकता है, ठीक है। चलो उभयनिष्ठ गुणज पता करते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणज में क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन सी संख्या मिल रही है। देखो यहाँ पर 10 मिल रहा है ना, 10 मिला, और क्या मिल रहा है? 20 मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर हम और भी संख्याएं गुणा करके लिखे होते, है ना, तो यहाँ पर 30 मिलता, 40 मिलता, ये सारी ढेर सारी संख्याएं मिलती जाती, कुछ मिलती कुछ नहीं मिलती, है ना। जिस तरह से ये देखो 15 छूट गया, अब इसमें 15 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 15 जो है उभयनिष्ठ गुणज नहीं बोला जाएगा। तो उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणज 20 हो जाएगा। और आगे अगर गुणा करके और भी इसके गुणज लिखे होते तो यहाँ पर और भी संख्याएं मिल जाती, ठीक है। तो मान के चलते हैं 10 और 20 इसका क्या है? उभयनिष्ठ गुणज है, ठीक है। इस तरह से जो है हम उभयनिष्ठ गुणज पता करते हैं। अब ये उभयनिष्ठ गुणज और गुणनखंड का प्रयोग जो है हम लासा और मासा निकालने के लिए भी करते हैं, आगे बताएंगे हम, ठीक है। अभी फ़िलहाल यही इतना ही समझना है, ठीक है, कि उभयनिष्ठ गुणज क्या होता है। जब गुणज लिख लेते हैं उसके और उसमें देखते हैं कि कौन सा मिल रहा है, वही उसका उभयनिष्ठ गुणज हो जाता है, ठीक है। आगे जो है कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में पढ़ाया गया। क्या है? एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। हमने बताया गुणनखंड में एक जरूर आता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो उसमें एक जरूर होता है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड करने की बात जब की जाएगी तो वहाँ पर एक नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, ये भी हमने बताया कि गुणनखंड जब हम पता करते हैं तो उसमें लास्ट संख्या जो होती है अब वो क्या होता है, अब वो स्वयं वाली संख्या हो जाती है ना। और क्या है, किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या उसके बराबर होता है, ठीक है। किसी संख्या का अगर गुणनखंड हम देखते हैं तो गुणनखंड या तो उससे कम होता है, उससे छोटा होता है, या फिर उसके बराबर होता है, ठीक है। अभी हमने जो गुणनखंड प्राप्त किए पिछले उदाहरण में, उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी गुणनखंड हमने प्राप्त किए वो गुणनखंड जो टुकड़े मिल रहे थे वो या तो उस संख्या के बराबर मिल रहे थे या फिर उस संख्या के से छोटे मिल रहे थे, ठीक है। और प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। गुणनखंड निकालते हैं तो निश्चित संख्या में ही आते हैं। अभी हमने बताया 12 के केवल 3 गुणनखंड होते हैं ना, 2 2 3, है ना। अभाज्य गुणनखंड अगर पता करते हैं और गुणनखंड भी पता करेंगे तो उसमें भी 6 गुणनखंड मिलते हैं, केवल 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। तो इस तरह से जो है गुणनखंड की संख्या जो है निश्चित होती है। हर संख्या का अपना एक नंबर ऑफ जो है गुणनखंड होते हैं, ठीक है, निश्चित संख्या में होते हैं, वो अनंत नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गुणज की बात की जाए, है ना, किसी संख्या का गुणज या उस संख्या का प्राकृतिक संख्या का गुणनफल जो होता है वो एक तरीके से अनंत होता है। अगर गुणज की बात करें तो गुणज अनंत होते हैं। किसी संख्या का गुणज अगर बोला जाए, गुणज पता करो, तो गुणज जो है अनंत पता किए जा सकते हैं। हमको जितना बोला जाएगा उतना हम पता करेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है कि अनंत गुणज हम पता कर सकते हैं, ठीक है। और किसी संख्या का गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। हमने बताया गुणज कैसे प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक संख्या से गुणा करके, किसी भी प्राकृतिक संख्या से गुणा कर देंगे तो वो उसका गुणज हो जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। अभी हमने बताया कि कोई संख्या है उसको 1 से गुणा कराओगे तो वही संख्या मिलेगी, तो वो संख्या जो है उसका गुणज हो जाएगा, ठीक है। किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, ठीक है। गुणज या तो उस संख्या के बराबर होगा, 1 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा, और अगर 2 से 3 से 4 से और किसी संख्या से अगर हम गुणा करेंगे तो वो उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये अध्याय जो है समाप्त हुआ। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आपको कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनेगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद में हम
कुछ एग्ज़ाम से भी कराएंगे इसके लास्ट में, ठीक है। और आपको 100 क्वेश्चंस के जो PDF दिए जा रहे हैं, ठीक है, उसको करते रहिए। उसमें जो है कोई लापरवाही मत कीजिए, है ना। जितना ज़्यादा आप उसको जो है करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है उस कॉन्सेप्ट में बढ़िया से पकड़ बनेगी और बढ़िया से जो है परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में।